बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स क्यू कैटेगरी चैप्टर 5 फ्रिक्शन हम कर रहे थे, जिसमें मैंने अपने पहले 4 लेक्चर्स में जो आर्टिकल्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उनको कवर किया है। ठीक है, उनमें से एक आर्टिकल मोस्टली पेपर में आ जाता है। तो अब हम इस लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। हाउ फार अप द लैडर कैन अ मैन क्लाइम विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। कहता है कि एक आपके पास सीढ़ी है, इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, जिसका एक सिरा एक स्मूथ वाल, जिस स्मूथ वाल मीन ऐसी वाल जिसकी फ्रिक्शन नहीं है, और रफ वाल नहीं कही, उसने स्मूथ वाल कही है। तो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का एक सिरा जो है वो स्मूथ वाल के साथ लगा हुआ है। वो डायग्राम बनाएगा तो मज़ीद समझ आ जाएगी। और एक उसका जो सिरा है वो रफ फ्लोर के ऊपर है। हाउ फार अप द लैडर कैन मैन क्लाइम विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। कहता है कि अगर एक आदमी उस सीढ़ी पे चढ़ता है तो वो कितनी दूरी तक पहुंचेगा, वो डिस्टेंस मालूम करें, जिसके बाद सीढ़ी जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाए। ठीक है, नीचे आंसर में उसने कुछ इस तरह का हिंट दिया है कि आपने जो लेंथ लेनी है सीढ़ी की वो आपने एल लेनी है, और जो आपने सीढ़ी का एंगल बनाना है ज़मीन के साथ, वो ही मीन्स फ्लोर के साथ, वो अल्फ़ा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वर्टिकल जो एंगल होना चाहिए वाल के साथ ऊपर, वो अल्फ़ा होना चाहिए। तो अब हम इसके डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, देखते हैं। हमारे पास ये एक वाल है, मैं पहले वाल बनाता हूँ, रफ वाल। ये फ्लोर है, सॉरी स्मूथ वाल है, ये क्या है, फ्लोर है, रफ फ्लोर। और ये जो है जी सीढ़ी है, जिसका एक सिरा इस रफ फ्लोर के ऊपर है, ये वाला। और इस सीढ़ी का जो एक सिरा है वो हमारे पास क्या है, वाल के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस सीढ़ी के ऊपर कुछ फोर्सेस होंगी, उनको भी ड्रा करते हैं और साथ समझते हैं। मैं ये एक ट्रायंगल की शेप बन गई है, मैं इसको ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ। अब इसमें एक बात तो उसने कही थी कि जो आपका वर्टिकल एंगल है अल्फ़ा, इंक्लिनेशन जो होगा, इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं, अल्फ़ा है, और वो वर्टिकल मीन्स ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सीढ़ी है, ये अगर वाल के ऊपर, यहाँ पे सॉरी फ्लोर के ऊपर है, तो इसके ऊपर फ्लोर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और सीढ़ी का वेट होगा, अगर सीढ़ी का वेट हम डब्ल्यू ले लेते हैं, उसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे दीवार की भी नॉर्मल फोर्स होगी, सीढ़ी के दूसरे जो ऊपर वाला सिरा है, ये नॉर्मल फोर्स जो दीवार लगा रहा है सीढ़ी पे, उसको मैं एस कह देता हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लेट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सीढ़ी से एक जो आदमी है वो चढ़ना शुरू करता है, तो फ़र्ज़ करें कि वो वहाँ यहाँ तक पहुँचा है डी डिस्टेंस तक, तो उसके बाद सीढ़ी जो है वो स्लिप होना शुरू हो गई है। तो इस ए और डी डिस्टेंस को मैं एक्स कह देता हूँ, ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैं ई का नाम दे देता हूँ। अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा ही होगा। ये हमारे पास इस तरह कुछ डायग्राम है। अब जो कुछ भी हमने इसमें किया है उसको हम थ्योरेटिकली लिखते भी हैं। हमने क्या लिखना है, लिखते हैं लेट डब्ल्यू बी जी
वेट ऑफ लैडर, ये जो हमारे पास सीढ़ी है इसका क्या है, वेट है, ठीक है। एंड न्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये एक चीज़, एक और फोर्स भी होगी जब सीढ़ी जो है, क्योंकि जो फ्लोर है वो तो है रफ, फ्लोर की तो फ्रिक्शन होगी। अगर सीढ़ी जो है फिसलती है तो वो सीढ़ी इस तरफ जाएगी, इस तरफ फोर्स लगा के जाएगी अपोजिट टू ए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन होगी वो फिर इस तरफ होगी, तो ये एक फोर्स फ्रिक्शन की भी होगी, म्यू आर। इसको भी साथ लिख लेते हैं, म्यू आर। ये चीज़ आ गई। अच्छा, हमने क्या कुछ किया, लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ लैडर एंड म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एस बी द नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल एंड आर बी द नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्लोर। और हमने क्या लेट किया, एंड लेट एस क्या है, एस है हमारे पास, एस इज नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल and R is normal force of floor, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस इस सीढ़ी के ऊपर लग रही हैं वो हमने सारी शो करवा दी हैं। और हम क्या करते हैं, एंड लेट ए सी इज इक्वल टू स्मॉल एल मैंने ले लिया, यानी लेंथ ऑफ जो मैंने लैडर ली है उसको मैंने स्मॉल एल कह दिया, यानी स्मॉल एल जो है वो लेंथ है इस सीढ़ी की, ए सी इसकी लेंथ बनती है और उसको मैंने एल कह दिया, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, रिजॉल्विंग जैसे आर्टिकल में करते थे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस resolving the forces horizontally and vertically। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये जो S फोर्स है, ये वाली जो S है, इसकी अपोजिट क्या है, इसकी अपोजिट है हमारे पास म्यू आर। तो लिहाजा हमारे पास जो S है वो इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर, इक्वेशन 1, क्योंकि ये S इस तरफ जा रहा है, म्यू आर इस तरफ जा रहा है, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसके अलावा W एक फोर्स है और दूसरी फोर्स क्या है, R। तो लिहाजा W बराबर आ जाएगा हमारे पास R। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को अगर हम 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास S इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू W। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, ये हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो है हमारे पास S इज इक्वल टू म्यू W आया था। तो एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूँ। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है इसके अबाउट हमने मूवमेंट लेना है। मूवमेंट क्या होता है, यानी अगर सीढ़ी जो है पॉइंट ए के अबाउट अगर ऐसे रोटेट होती है तो इसका मूवमेंट कितना होगा। जब जो भी चीज़ रोटेट करती है उसका टार्क या मूवमेंट होता है। किसी पॉइंट के अबाउट जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करने को हम कहते हैं मूवमेंट या टार्क। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मूवमेंट और टॉर्क ऑफ दैट बॉडी। यानी जब भी कोई बॉडी टर्न करता है किसी पॉइंट के अबाउट तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको कहते हैं हम मूवमेंट और टॉर्क। तो इसका फार्मूला क्या होता है मूवमेंट का, जो मूवमेंट होता है
इसका फार्मूला होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई, उल्टे टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा होता है उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स का, उसको उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट लिया जाता है। अब हमने पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लें तो हमारे पास जो फोर्स आर है और जो फोर्स म्यू आर है, इनका मूवमेंट ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट ए से निकल रही हैं, तो लिहाजा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से ज़ीरो होगा। लिहाजा जो भी फोर्स पॉइंट ए से निकल रही होगी, यानी उस पॉइंट से निकल रही होगी जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो उस फोर्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, और उस फोर्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस ज़ीरो होता है तो उस फोर्स का क्या आता है, मूवमेंट भी ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इसलिए आर और म्यू आर का तो मूवमेंट आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसके मूवमेंट को नहीं लिखेंगे। डब्ल्यू का और एस का मूवमेंट आएगा, तो इसलिए अब हम इनके मूवमेंट को आपस में इक्वल कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए। हम ए के अबाउट जो है वो मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एस और डब्ल्यू, ये दो फोर्सेस हैं जिनका मूवमेंट लेंगे। बाकी का क्योंकि ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। एस जो है ये एस है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी सी है, क्योंकि ये बी सी जो डिस्टेंस है ये ए से डिस्टेंस है लाइन बी सी का एस का, और ये परपेंडिकुलर भी है एस के साथ। तो एस का मूवमेंट फोर्स का क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास क्या, एस डॉट बी सी, और इसके इक्वल में हमारे पास जो मूवमेंट आएगा वो फोर्स डब्ल्यू का आएगा, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से है वो है ए डॉट ई। तो लिहाजा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एस और जो डब्ल्यू दो फोर्सेस थी उनका मैंने मूवमेंट लिया है। हाँ जी, तो ये हमने मूवमेंट लिया है इसका, दो फोर्सेस का जो कि आपस में इक्वल आता है। जितनी भी फोर्सेस का मूवमेंट आएगा एक के अबाउट उनको आपस में इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हमने बी सी और ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। बी सी हमारे पास, बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये बड़ी ट्राइंगल जो है ए बी सी इसका यूज़ करेंगे, और ए ई की वैल्यू निकालने के लिए हम हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल्स है ए ई डी इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं बी सी। अब अगर हम बी सी निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे जी ए बी सी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का साइन डाल देते हैं। इसमें हमारे पास इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो बी सी है ये बनती है हमारे पास बेस, इसके सामने अल्फ़ा बेस सॉरी ये बनेगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है ना, इसमें ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा क्योंकि ये तो 90 है। इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगी बेस होगी। ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि बेस हमने फाइंड करनी है बेस बाय हाइपोटेनियस। सॉरी, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जिसके साथ एंगल है ये बेस है, जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होता है। ये 90 है इसलिए ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस है। तो हमें पता है
कि बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, वो होता है काज अल्फ़ा। तो यहाँ से हम काज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास काज अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बेस हमारे पास क्या है, वो है बी सी। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू काज अल्फ़ा। बी सी हमने फाइंड करनी है और ए सी हमारे पास एल के इक्वल है, इज इक्वल टू काज अल्फ़ा। और यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी एल काज अल्फ़ा। इसी तरीके से अब हम वैल्यू निकालते हैं ए ई की। तो ए ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये छोटी ट्रायंगल यूज़ करनी पड़ेगी, ए ई डी। तो अब हम लिखेंगे इन डेल्टा ए ई डी, ए ई डी। इस ए ई डी में हमारे पास ये बेस होगा, या फिर ये वाली साइड हमारे पास बेस होगी। ये वाली साइड हमारे पास ये 90 है, ये वाली साइड हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये एक्स क्या है, हाइपोटेनियस है इसमें। तो अब हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें चाहिए क्या, हमें ए ई चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमें पता है साइन अल्फ़ा होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो क्या है, ए ई है, जो हमने फाइंड करना है। और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, इसमें एक्स है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद आगे ए ई यहाँ से निकल आ जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास ए ई आ गया। अब हम ए ई और बी सी की, और ए ई और बी सी की वैल्यू क्वेश्चन 4 में पुट करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए ई एंड बी सी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करें तो एस डॉट बी सी की जगह पे क्या आएगा, बी सी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा एल काज अल्फ़ा इज इक्वल टू, आगे डब्ल्यू है, डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा। और ए ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो ए ई की जगह पे आ जाएगा ये एक्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, एस एल काज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू है जो कि हमने निकाली थी, सॉरी एस की वैल्यू है जो क्वेश्चन 3 में जो हमने निकाली थी, हम एस की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस। तो अब हम एस की वैल्यू पुट करते हैं, तो एस की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू क्या है, एस की जगह पे आ जाएगा म्यू डब्ल्यू, आगे क्या है एल काज अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स साइन अल्फ़ा। ये डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा। हमने क्योंकि एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स इधर ही रहेगा और साइन अल्फ़ा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एल, साथ क्या है म्यू है, काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, काज बाय साइन, काज बाय, इसको मैं एक्स को इधर लिख लेता हूँ, बाकी ये वैल्यू उधर लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा म्यू एल। काज ओवर साइन हमें पता है ये होता है कॉट अल्फ़ा। तो ये वो डिस्टेंस है जो हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमें एक्स ही फाइंड करना था। हमारे पास ये एक्स ही वो डिस्टेंस था जो हमने फाइंड करना था, कि अगर ए से अगर एक आदमी जो है वो चढ़ना सीढ़ी पे स्टार्ट करता है, तो वो ये एक्स डिस्टेंस तय करेगा, तो उसके बाद सीढ़ी फिसलना शुरू हो जाती है। तो एक्स हमने फाइंड करना था, तो ये एक्स हमारे पास आ गया है और ये हमारा आंसर था। तो ये हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा और फिर थर्ड क्वेश्चन करूँगा।